डियर व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि चांद हमें मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ क्यों नजर आता है। ठीक है जी। उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि चांद को देखने के पीछे साइंस का क्या रोल है, व्हाट इज साइंस ऑफ मून साइटिंग। और आखिर में हम देखेंगे कि इस दफा पाकिस्तान में ईद जो है वो 29 रोजों के बाद होने का इम्कान है या 30 रोजों के बाद होने का इम्कान है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ दिनों में हमें चांद की मुख्तलिफ शक्लें क्यों नजर आती हैं। ठीक है जी। इसकी वजह यह है कि चांद जमीन के गिर्द मुसलसल गर्दिश करता है। ठीक है जी। इस गर्दिश या इस रोटेशन की वजह से मुख्तलिफ दिनों में हमें चांद की शेप्स डिफरेंट नजर आती हैं। ठीक है जी। अब हमने इस वीडियो में स्टार्ट में ये देखना है कि ये जो रोटेशन या गर्दिश है ये चांद की शेप्स को कैसे चेंज करती है। इसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून या चांद के मुख्तलिफ मराहिल। तो स्टार्ट करते हैं जी हम। सबसे पहला जो मरहला होता है मून की इस रोटेशन में अराउंड द अर्थ, सबसे पहला स्टेप इसमें होता है जिसे हम कहते हैं न्यू मून। अब ये न्यू मून का क्या मतलब है और न्यू मून हम किस फेज को किस बुनियाद पे कहते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अर्थ बनाई है। ठीक है जी। ये अर्थ है, ये सामने मून है और ये आपको नजर आ रहा होगा सन। ये सनलाइट्स भी आपको नजर आ रही होंगी, ये रेज हैं जो सन से आ रही हैं। तो न्यू मून, हम मून के उस फेज को कहते हैं जब अर्थ, मून और सन ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं। यानी कि तीनों आम जुबान में अगर कहा जाए तो तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। जब ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं तो मून जो है वो सन से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देता है। तो क्या होता है कि मून का वो हिस्सा जो अर्थ के सामने होता है, आप देख रहे हैं ये हिस्सा ब्लैक होता है। ठीक है जी। और वो हिस्सा जो सन के सामने होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वो ब्राइट होता है। यहां पर यह भी याद रखिए कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। ठीक है जी। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है। चांद सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिससे हमें चांद नजर आता है। तो इस फेज में क्या होगा कि चांद का वो हिस्सा जो जमीन के बिल्कुल सामने है, जो हमें नजर आ रहा है, वो बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल डार्क होगा, जिसके नतीजे में हमें चांद ऐसा नजर आएगा। यानी कि हमें चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो न्यू मून को हम नो मून भी कह सकते हैं। ये वो फेज है जब चांद हमें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता। चांद की जो डार्क साइड है, वो हिस्सा जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता, वो बिल्कुल जमीन के सामने आ जाता है और हमें लग रहा होता है कि चांद यहां पर नहीं है। इसे हम कहते हैं न्यू मून, या आम जुबान में कहें तो बर्थ ऑफ मून। ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, अगला मरहला है मून फेजेस में, वो आता है अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 दिनों के बाद। 3 से 4 दिनों के बाद मून का जो जमीन से एंगल है, ठीक है जी, इसको हम एंगुलर सेपरेशन भी कह सकते हैं। ये एंगल क्या है? ये एंगल आप देख रहे हैं कि मून इस लाइन से वो लाइन जो चांद, जमीन और सूरज को आपस में मिला रही थी, उस लाइन के साथ जो ये एंगल बना रहा है मून, इस एंगल को हम एंगुलर सेपरेशन भी कहते हैं। तो तकरीबन न्यू मून के बाद 3 या 4 दिन का अरसा गुजरने के बाद चांद का एंगल कुछ ऐसा होता है जमीन के साथ। अब जो ये वाला हिस्सा जो डार्क नजर आ रहा है आपको, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा इसलिए डार्क है, और ये वाला हिस्सा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए ये ब्राइट है। तो आप देख सकते हैं कि हमें जमीन से अगर हम देखें तो हमें चांद ऐसा नजर आता है। ठीक है जी। और अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो हमें चांद कुछ ऐसा नजर आता है। अब इस किस्म की जो शक्ल होती है उसको हम क्रेसेंट या हिलाल भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है जी। तो इसका नाम है वैक्सिंग क्रेसेंट। इस मरहले का नाम है वैक्सिंग क्रेसेंट। वैक्सिंग का मतलब है बढ़ता हुआ चांद, यानी कि चांद ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला मरहला है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर जो है वो न्यू मून के बाद तकरीबन 7 दिनों के बाद आता है। न्यू मून से तकरीबन 7 दिनों के बाद अगला मरहला है वो है फर्स्ट क्वार्टर। अब फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है? हाफ जो मून होता है, ठीक है जी, वो डार्क होता है, हाफ ब्राइट होता है। तो जब हम जमीन से देखते हैं तो हमें हाफ मून ब्राइट नजर आ रहा होता है और हाफ मून हमें डार्क नजर आ रहा होता है। उसके बाद जो अगला मरहला है वो फर्स्ट क्वार्टर के तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद आता है। इस मरहले को हम कहते हैं वैक्सिंग गिबियस। वैक्सिंग गिबियस में अगर हम जमीन से खड़े होकर चांद को देखें तो ये देखें, मोस्टली चांद का जो हिस्सा है वो हमें ब्राइट नजर आता है और बहुत थोड़ा हिस्सा, क्रेसेंट जितना हिस्सा, हमें डार्क नजर आता है। ठीक है जी।
उसके बाद तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 14 दिन के बाद अगला फेज आता है जिसे कहते हैं फुल मून। अब होता यह है कि चांद का जो ब्राइट वाला हिस्सा है वो सारे का सारा जमीन के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से अगर जमीन से देखा जाए तो चांद हमें ऐसा दिखाई देता है, हमें फुल मून फुल ब्राइट दिखाई देता है। ठीक है जी, इसको हम फुल मून भी कहते हैं। उसके बाद फुल मून जो है वो न्यू मून के बाद अप्रोक्सीमेटली 14 दिनों के बाद, इसमें ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, 13 दिन भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि मून रोटेट कितनी स्पीड से कर रहा है। तो न्यू मून के 14 दिनों के बाद फुल मून आता है, और फुल मून जो है अगर जमीन से देखा जाए तो ये हमें पूरे का पूरा ब्राइट नजर आता है। इसकी वजह मैंने बताई कि चांद का वो हिस्सा जो ब्राइट होता है वो पूरा जमीन के सामने आ जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है, अब ये फुल मून के बाद जो अगला फेज शुरू हो रहा है उसमें अब चांद की जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी। तो अगले जो मरहले हैं, अगले जो फेज हैं, उनको हम कहेंगे वैनिंग फेज। न्यू मून से लेकर फुल मून तक जो हमारे फेज थे ये वैक्सिंग फेज थे, आगे वैनिंग फेज स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो फुल मून के बाद जो अगला मरहला है, फुल मून के तकरीबन 2 या 3 या 4 दिन बाद हमें चांद का एंगल कुछ ऐसा बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर जमीन से देखा जाए तो चांद जो है हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ये फुल मून था, हमें फुल ब्राइट नजर आ रहा था, यहां पर अभी हमें इतना हिस्सा इसका ब्राइट नजर आ रहा है, बाकी ये डार्क नजर आ रहा है। ठीक, आगे जो हमारा अगला मरला है इसको हम बोलते हैं लास्ट क्वार्टर। और न्यू मून के बाद तकरीबन, न्यू मून के बाद फर्स्ट क्वार्टर आने में तकरीबन 7 दिन का टाइम लगता है। इसी तरह फर्स्ट मून से फुल मून आने में तकरीबन 7 दिन का, अप्रोक्सीमेटली 7 दिन का अरसा लगता है। फिर फुल मून से लास्ट क्वार्टर आने में भी अप्रोक्सीमेटली 7 दिन का अरसा लगता है। तो ये टोटल मिला के फुल न्यू मून से लेकर लास्ट क्वार्टर आने तक तकरीबन 21 डेज, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली 21 डेज लगते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त चांद जो है अगर जमीन पे खड़ा होकर देखा जाए तो हमें हाफ ब्राइट नजर आता है, और हाफ जो है चांद का जो ये वाला पोर्शन है ये हमें नजर नहीं आता, हमें चांद बस इतना ही नजर आता है, हाफ ब्राइट नजर आता है। आप फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में फर्क देखें। फर्स्ट क्वार्टर में क्या था, फर्स्ट क्वार्टर में हमें चांद का ये राइट साइड वाला हिस्सा है ये ब्राइट नजर आता है और दूसरा हिस्सा हमें नजर नहीं आता। जबकि लास्ट क्वार्टर में आप देखें, अब लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, राइट वाला हिस्सा जो है वो हमें डार्क नजर आ रहा है, और ये साथ वाला हिस्सा जो है हमें वो ब्राइट नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर के बाद जो अगला फेज है इसे कहते हैं वैनिंग क्रेसेंट। ठीक है, अब चांद घटना शुरू हो गया, वो कम ब्राइट होना शुरू हो गया। तो इसमें भी लास्ट क्वार्टर से आगे तकरीबन 3 या 4 दिन लगते हैं। ठीक है जी, वैनिंग फेज आने में। तो यहां पर हमें चांद का एंगल जमीन के साथ कुछ ऐसा होता है, लेकिन हमें नजर ऐसा आ रहा होता है। अब देखें, अब फिर ये हमें क्रेसेंट जैसा नजर आ रहा है। यहां भी ये क्रेसेंट जैसा नजर आ रहा था, लेकिन ये वैक्सिंग क्रेसेंट था, चांद ग्रो कर रहा था, और ये वैनिंग क्रेसेंट है। ठीक है जी, अब ये डिम हो रहा है। तो उसके बाद चांद दोबारा अपने उसी फेज में दाखिल हो जाता है जिसे हम न्यू मून कहते हैं। तो एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक आने में अप्रोक्सीमेटली हमें जो टाइम लगता है वो है 29.5 डेज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ऑन द एवरेज 29 डेज और 12 आवर्स लगते हैं। अब ये टाइम कम ज्यादा भी हो सकता है, बाज़ का ऐसा होता है कि 29 डेज और 19 या 20 आवर्स भी लग जाते हैं ये रोटेशन कंप्लीट करने में, क्योंकि मून का जो ऑर्बिट होता है अर्थ के अराउंड रोटेट करते हुए ये बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं होता, बल्कि ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। इस वजह से बाज़ का ये टाइम जो है ये 29 दिन और 19-20 घंटे भी हो जाता है, और बाज़ का ये कम होकर 29 दिन और 6-7 घंटे भी रह जाता है। इसी बुनियाद पर फिर आगे हम ये डिसाइड करते हैं कि जी 29 दिन होंगे या 30 दिन होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि मून के डिफरेंट फेजेस क्या क्या हैं, और मून की जो डिफरेंट शेप्स हमें नजर आती हैं। ठीक है जी, वो डिफरेंट शेप्स हमें क्यों नजर आती हैं, वो डिफरेंट शेप्स हमें इसके मुख्तलिफ एंगल्स की वजह से नजर आती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहां पर हमने ये फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। मून साइटिंग के पीछे अब हम देखना चाहते हैं मून साइटिंग के पीछे छुपी साइंस को, कि चांद को देखने में साइंस का क्या रोल है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मून साइटिंग के वक्त जहन में रखे जाते हैं, जिन पे अमल करना जरूरी होता है, कौन कौन से फैक्टर्स छुपे हैं चांद को देखने के पीछे। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि मून साइटिंग के पीछे, चांद को देखने के पीछे क्या साइंस है। तो चांद को देखने के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होता है। तो इसमें जो पहला फैक्टर है इसे कहते हैं एंगुलर सेपरेशन। ठीक है, अब ये एंगुलर सेपरेशन क्या होती है, इस वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा था
कि जो न्यू मून होता है, जिसको नो मून भी कहते हैं क्योंकि हमें वो नजर ही नहीं आ रहा होता, न्यू मून उस टाइम या उस फेज को कहते हैं जब अर्थ, मून और सन जो है ये एक ही प्लेन में या सादा अल्फाज में एक ही लाइन में आ चुके होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मून जो है वो मूव करना शुरू करता है। तो मूव करते हुए आप ये देख सकते हैं कि मून जो है ये इस लाइन के साथ, वो लाइन जो अर्थ, मून और सन को मिला रही थी, उस लाइन के साथ मून का जो एंगल होता है, ठीक है जी, इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। अब होता यह है कि न्यू मून के बाद आमतौर पर यह कहा जाता है न्यू मून के बाद 11 से 15 घंटे तक, न्यू मून के बाद 11 से 15 घंटे तक चांद का जो एंगल होता है इस लाइन के साथ, ये एंगल 7 डिग्री से कम होता है। अब ये एंगल अगर 7 डिग्री से कम होगा तो मून सन से आने वाली लाइट को ब्लॉक रखेगा, जिसकी वजह से कोई भी लाइट जो है वो जमीन तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है जी, इसका मतलब है कि न्यू मून के बाद 11 से 15 घंटे तक तो आप चांद को बिल्कुल नहीं देख सकते, चाहे मौसम कितना ही साफ क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितनी ही ताकतवर टेलीस्कोप क्यों ना हो। तो ये बहुत ही रेयर इम्कानात होते हैं, चांद को देखना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, एंगुलर सेपरेशन जब आहिस्ता आहिस्ता चांद आगे की तरफ बढ़ता है अपने ऑर्बिट में, तो साथ साथ टाइम भी गुजरता रहता है। तो जब ये एंगुलर सेपरेशन या ये एंगल 10 से लेकर 12 डिग्री होता है, उस वक्त टाइम 15 घंटे से भी ज्यादा हो चुका होता है, यानी कि 24 घंटे के बाद या उससे भी ज्यादा टाइम के बाद जब ये एंगल 10 से 12 डिग्री होता है, तो उस वक्त चांद में हमें हल्की सी लिट नजर आती है। ये लिट इतनी बारीक होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने लाइन लगाई है इसको डिनोट करने के लिए। ये लिट इतनी बारीक होती है कि आप चांद को देख तो सकते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल होती है देखने में। ठीक है जी, उसमें जो है मौसम का साफ होना भी जरूरी है और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। उनमें से एक फैक्टर जो है वो हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं जी एल्टीट्यूड इन हॉरिजन। ठीक है जी, अब हॉरिजन हम उफक को कहते हैं। चांद जो है उफक, पहले हम देख लेते हैं कि हॉरिजन या उफक होता क्या है। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में आप देखेंगे जहां मैंने ये इसको हाईलाइट किया है, तो ये देखें इस जगह पे ये एक लाइन सी आपको नजर आ रही है। ये लाइन एक्चुअली जमीन को आसमान से जुदा करती है। इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजन या उफक। ठीक है, अब बात का ये होता है कि चांद 24 घंटे के बाद, यानी कि न्यू मून के बाद जब चांद की उम्र 24 घंटे हो जाती है, तो चांद इतना थिक हो जाता है कि वो हमें नजर आ जाना चाहिए, लेकिन वो हॉरिजन में या उफक में इतना नीचे होता है कि वहां से हमें वो नजर नहीं आता। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि एंगल के साथ साथ चांद की जो एंगल है इस लाइन के साथ, या जो एंगुलर सेपरेशन है उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि चांद हॉरिजन में या उफक में इतनी बुलंदी पे जरूर हो कि वहां से हमें वो नजर आ जाए। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने यहां पे देखा है वो है एल्टीट्यूड ऑफ मून इन हॉरिजन। ठीक हो गया, अब ये दो फैक्टर्स अगर हमें प्रॉपर इसकी वैल्यूज हमें मिल रही हो तो हमें चांद जो है वो नजर आ जाता है। अब हम देखेंगे कि इस दफा पाकिस्तान में न्यू मून जो है वो किस डेट को आ रहा है और उस हिसाब से चांद के नजर आने के इम्कानात हम इस्लामाबाद को सैंपल के तौर पर लेंगे। चांद के इस्लामाबाद में किस डेट को नजर आने के इम्कानात क्या हैं और उस वक्त चांद की जो एज है वो क्या होगी। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे कि इस दफा पाकिस्तान में जो ईद है वो 29 रोजों के बाद, 29 रमजान के बाद होने का इम्कान है या 30 रमजान के बाद। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसी मजीद वीडियोस बनाएं। इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो अभी हम देखने जा रहे हैं जी कि किस तरह हम ये आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ डेटा है और ये डेटा हमने कुछ वेबसाइट से लिया है, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप खुद भी अगर थोड़ी बहुत साइंस से वाकफियत है, आपकी मैथमेटिक्स और साइंस थोड़ी बहुत जानते हैं, तो आप खुद भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक 3:01 पर 3 जून को, यानी कि 3 जून की सपहर 3:01 पर इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक जो नया साइकिल है चांद का वो स्टार्ट होगा। न्यू मून जो है वो 3:01 पर होगा इस्लामाबाद में 3 जून को। अब पहले बात हो चुकी है ना कि न्यू मून के बाद जो यंग मून होता है वो 11 से 15 घंटे तक तो नजर नहीं आता, क्योंकि उसका एंगल ही ऐसा होता है कि वो सनलाइट को ब्लॉक किया होता है। लेकिन वो एंगल 10 से 12 डिग्री होने में 15 घंटों से ज्यादा टाइम लग जाता है, बाज का 24 घंटों से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तब हमें जाके चांद की हल्की सी लिट नजर आना शुरू होती है जिसे हम यंग मून कहते हैं।
अब यहां पर ये कैलकुलेशन है, ये देखिए जी 28 रमजान को 3 जून होगा और 3 जून वाले दिन जो चांद, जिस तरह सूरज जो है वो सनराइज होता है, सनसेट होता है, इसी तरह मून भी तलू होता है, गरूब होता है, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो 3 जून वाले दिन 28 रमजान को चांद तलू होगा 4:55 पर सुबह, ठीक है, और 7:11 पर चांद गरूब हो जाएगा शाम को 7:11 पे। अब ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जरा गौर करें, 3 जून को 3 बजे नया फेज चांद का शुरू हो रहा है और 7 बजे चांद ने गरूब हो जाना है। अब 3 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान कितना टाइम है? सिर्फ 4 घंटे। इसका मतलब है कि जो एज होगी इस न्यू मून की, ये सिर्फ 4 घंटे होगी। अब 4 घंटे का चांद नजर नहीं आता, 11 से 15 घंटे का चांद भी नजर नहीं आता, तो 4 घंटे तो बहुत कम टाइम है। और दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि उस दिन जो सनसेट है वो 7:13 पे है, यानी कि चांद जो है वो सूरज के गरूब होने से भी 2 मिनट पहले गरूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चांद तब नजर आता है, जो न्यू मून है या यंग मून है, ये हमें तब नजर आता है जब गरूब आफ्ताब होता है, ठीक है, यानी कि सूरज के गरूब होने के बाद हमें यंग मून नजर आता है आमतौर पे। तो 3 जून को तो चांद जो है वो सूरज के गरूब होने से भी 2 मिनट पहले गरूब हो जाएगा, तो फिर हमें नजर कहां आएगा? इसका मतलब है कि 3 जून को या 28 रमजान को हम चांद नहीं देख सकते। उसके बाद अगला दिन स्टार्ट हो गया जी 29 रमजान, और उस दिन है 4 जून। चांद उस दिन तलू होगा सुबह 6:36 पर और गरूब होगा उस दिन 8:15 पर। जबकि उस दिन जो सनसेट की टाइमिंग है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 7:15 1-2 मिनट का इसमें डिफरेंस जो है वो आ सकता है। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट यहां पे वैल्यू ली है, कोई मिस्टेक हो तो फिर इसको देख लीजिए। तो उस दिन जो सनसेट है वो 7:15 पे है, यानी कि सूरज गरूब होने के बाद चांद 1 घंटे तक मौजूद रहेगा, यंग मून उसके बाद गरूब होगा। इसका मतलब है कि 4 जून को इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक हमारे पास ये देखें 7:15 से 8:15 हमारे पास 1 घंटा होगा चांद को देखने के लिए। इसका मतलब है कि अगर उस दिन वेदर कंडीशंस क्लियर होती हैं और चांद का जो एंगल है वो कुछ चांद का जो हॉरिजन में जो चांद की पोजीशन है, ठीक है, वो थोड़ी सी बुलंद होती है, तो हमारे पास 1 घंटा होगा चांद को देखने के लिए। तो इसका मतलब है कि 29 रमजान को या 4 जून को चांद के नजर आने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि 29 रमजान के बाद ईद हो सकती है। लेकिन अगर वेदर कंडीशन सवेर हो जाती हैं या बादल आ जाते हैं या कुछ और इस तरह की मसले आ जाते हैं तो फिर जो है वो नहीं भी नजर आ सकता। 4 जून को हम अगर चांद को देखें तो वो सूरज गरूब होने के बाद 1 घंटा उफक पे मौजूद रहेगा और उसकी एज कितनी होगी? उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली 29 घंटे होगी, यानी कि 29 घंटे का चांद तो देखा जा सकता है। और उस टाइम जो चांद रोशन होगा 1.1% जो पूरा चांद है, पूरे चांद का 1.1% हिस्सा रोशन होगा, यानी कि इस तरह की लिट, इस तरह का यंग मून आपको नजर आ सकता है। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो खत्म हो गई है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि चांद के डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद चांद देखने के पीछे क्या साइंस छुपी है और हमें चांद इस दफा कब नजर आने के इम्कानात हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप एक दफा फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।